हेलो एवरीवन, गुड बॉय में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संतोष कुमार और आज हम देखने वाले हैं अपने 12th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को, जो कि है हमारा जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का, वो है हमारा अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। तो आज हम देखने वाले हैं कि मियोसिस की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो क्या होता है, इसके क्या वैल्यू होते हैं, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा है वो पार्ट 10 रहने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, जो कि ये हमारा जीवों में जनन से रिलेटेड था। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि मियोसिस क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो यही है कि आखिर जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है और उसके महत्व क्या होते हैं, कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और उसके क्या वैल्यू है, उसके क्या महत्व है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्विगुणित कोशिकाएं अगुणित युग्मकों का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ओके, तो बेसिकली हमारा वो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। मान लीजिए कि हम लोगों को पता है ना कि जब भी निषेचन की प्रक्रिया होती है तो नर युग्मक और प्लस मादा युग्मक, ओके, तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तत्पश्चात क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, यानी युग्मनज का निर्माण होता है। और यही युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण कर लेता है। तो जब युग्मनज का निर्माण होगा यानी कि युग्मनज में दोनों के गुण होंगे, नर युग्मक के भी होंगे और मादा युग्मक के भी होंगे। ओके, यानी कि पूरे युग्मनज को यदि हम पूरा मान लें, अगर कोई पूरा चीज मान लें, तो यहाँ पर नर युग्मक में से कोई आधा चीज आनी चाहिए और मादा युग्मक में से कोई आधा चीज आनी चाहिए, और तब इन दोनों के संलयन से ये पूरा चीज जो बनता है हमारा युग्मनज होता है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले ये पूरे चीज को आधा होना पड़ेगा, तब ना ये नर भाग और मादा भाग जब एक दूसरे से मिलेंगे तब जाके कहीं वो युग्मनज का निर्माण करेंगे। तो यही जो होता है, जो आपका पूरा एक गुणसूत्र होता है, उसको आधा आधा होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। वहीं यहाँ पे लिखा है कि जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं उन्हें अगुणित युग्मकों का निर्माण करता है, यानी कि जो पहले से द्विगुणित होती हैं उनको अगुणित करके यहाँ पे एक नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। फिर जब ये दोनों मिलते हैं तब आपका द्विगुणित नए जीव का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि जिससे नए युग्मकों में केवल एक गुणसूत्र सेट रह जाता है या फिर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो दोनों का एक एक गुणसूत्र सेट नहीं बचेगा। ठीक है, पहले से ही जो चीज द्विगुणित है उसको हम और द्विगुणित क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसे एक गुणित होना पड़ेगा, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि आधा आधा होना पड़ेगा, फिर ये आधे आधे एक दूसरे से मिल जाएंगे तो ये एक पूरे गुणसूत्र का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि यह प्रक्रिया लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होती है, और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा युग्मक का संलयन बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है, और जब नर और मादा का संलयन होगा तो उनका सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होना आवश्यक है, तभी एक गुणित और एक गुणित मिलकर द्विगुणित का निर्माण करेंगे। इसलिए भी यह जो हमारी प्रक्रिया है लैंगिक जनन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे लिखा है इसमें, ताकि जब नर और मादा युग्मक मिले तो नए जीव में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या फिर से स्थापित हो जाए, यानी कि जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया हुआ है कि ये आधा आधा जब तक नहीं होंगे तब तक जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक ये पूरे गुणसूत्र का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा गुणसूत्र बनेगा फिर से इसमें आधा आधा विभाजन होगा और ये आधे आधे गुणसूत्र का निर्माण करेगा, और कहीं ना कहीं फिर से इन दोनों का मिलन होगा, फिर एक द्विगुणित जीव का निर्माण होगा। तो ये सारी प्रोसेस चलते रहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आज के अगले टॉपिक को। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि विभिन्न प्रकार के जो जीवों में क्या होता है ना, विभिन्न प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं और उनकी संख्या अलग अलग होती है। अब वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि जितनी चीजें उन लोगों में है, सभी गुणों को डिसाइड क्या करता है, गुणसूत्र करता है। तो जिन चीजों को डिसाइड करना है उसके आधार पर अलग अलग नंबर में क्या होते हैं, वहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा गया है क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले कि अधिकांश जीवों में जनकीय कोशिकाएं द्विगुणित होती है। पहले से बहुत सारी जीव जो होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती है द्विगुणित होती है। ठीक है, लेकिन उनके युग्मनज जो होते हैं, युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके अगुणित होते हैं। ठीक है,
अगुणित पादप काय, बहुत सारे ऐसे अगुणित पादप हैं जिनमें जैसे कि शैवाल आते हैं या फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं। ओके, उनमें क्या होता है ना कि उनके जीवन चक्र में विभिन्न चरणों में गुणसूत्र संख्या में अंतर देखा जा सकता है। उनके जो जीवन का प्रोसेस होता है उनके भी टाइम में जब वो जनन करते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या चेंज होती रहती है। पहले अगुणित होते हैं, उसके बाद द्विगुणित होते हैं, जो इनके विशेष जीवन चक्र के कारण होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो अलग होता है, वो कहीं ना कहीं उतनी अभी अच्छे प्रकार से विकसित नहीं हुए रहते। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं कुछ जीवों के, और उनमें जो शुक्राणु पाए जाते हैं और जो युग्मक की संख्या पाई जाती है वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि मनुष्य में जो टोटल आपके यदि वो अगर अगुणित नहीं होंगे, यदि वो गुणित होंगे, जिन्हें आप अर्ध सूत्राणु कहा जा सकता है इन्हें, एक्चुअली में ये अर्ध सूत्राणु होते हैं, अर्ध सूत्राणु। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके अर्ध सूत्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 46 होती है। और जिनमें युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है यानी कि जो कि आधे आधे होते हैं वो आपके 23 होते हैं। ऑब्वियसली जो पूरा है आपका 46 है, आप 46 का आधा करेंगे तो यदि वो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप 23 जोड़ा भी कह सकते हैं क्योंकि ये 2n में होता है, ये n में होता है, तो n का 2 गुना या फिर जोड़ा क्या कह सकते हैं आप, 2n कह सकते हैं। तो इसलिए 23 का 2 गुना या फिर 23 का जो जोड़ा होगा वो 42 होगा, 2 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से घरेलू मक्खी में आप देखेंगे कि जो अर्धसूत्राणु की संख्या होती है वो 12 होती है, जबकि टोटल इनके युग्मकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, चूहे में 42 होती है, जबकि उनके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, युग्मक में एक किसी युग्मक में, देखिए आधे तो एक युग्मक में होगा और आधे एक युग्मक, तो सिर्फ एक युग्मक में कितना होगा, टोटल 21 होगा, और दोनों युग्मक का मिलाकर कितना होगा, टोटल आपका 42 होगा। इसी तरह से सब में आप देख सकते हैं, जैसे कि कुत्ता में क्या दिया है, कुत्ता में 78 दिया है, और इसमें जो युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या है वो 39 दी है। ओके, इसी प्रकार से बहुत सारी डाटा यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको आप याद भी कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मेक श्योर। चलिए आइए देखते हैं आज के अगले टॉपिक को। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आखिर ये अर्धसूत्राणु जो हम लोग ने अभी देख रखा था कि अर्धसूत्राणु और जो युग्मक होते हैं इनमें संबंध क्या होता है। सबसे पहले तो अर्धसूत्राणु और युग्मक क्या होता है, देखिए तो अर्धसूत्राणु वो होते हैं जो कि किसी जीव का निर्माण करने में जितने युग्मकों की आवश्यकता होती है, जितने क्रोमोसोम की संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्राणु कहते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं, 2n होते हैं। ठीक, जो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक, ओके, और जो आपका नर युग्मक होता है। ठीक है, तो मादा युग्मक आपका n है, नर युग्मक n है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो आपके किसका निर्माण कर लेंगे, 2n का निर्माण कर लेंगे, और यही हमारा 2n क्या हो जाता है, युग्मक हो जाता है, युग्मनज होता है, युग्मनज हो जाता है। ठीक है, और यही कहीं ना कहीं एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। जो भी क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, मिलने के बाद 2n का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, दोनों जब मिल जाएंगे तो ऐसे युग्मनज का निर्माण कर लेंगे। ठीक, चलिए तो यहीं पे यहाँ पे लिखा गया है सारी चीजें कि द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या का अर्थ है कि किसी जीव की सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की 2 पूरी सेट्स होती है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पर क्या होता है ना कि द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या का अर्थ ये होता है कि किसी भी कोई भी जो जीव है उनमें दोनों प्रकार के गुणसूत्रों का सेट्स पाया जाता है। ओके, पूरी तरह से, जिनमें से एक सेट माता से और दूसरा सेट पिता से प्राप्त होता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि मादा युग्मक माता से और नर युग्मक पिता से प्राप्त होगा, और इन दोनों का गुण उसमें दोनों का कहीं ना कहीं सेट युग्मनज में स्थापित होगा। अगुणित संख्या का अर्थ है युग्मकों में गुणसूत्रों का केवल एक सेट होता है। ऑब्वियसली आपको बात समझ में आ रहा है, ओके, जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनता है, और जो आपका जो सिंगल होता है किसी एक जीव में, ओके, युग्मक होता है, वो बेसिकली क्या होता है, अगुणित होता है जब तक कि वो नहीं मिला रहता है। और यह कब होता है, तो जब जनन की प्रक्रिया के लिए
कोशिका का विभाजन होना रहता है, युग्मक के निर्माण के लिए कोशिका का विभाजन होना रहता है, तभी ये क्या हो जाती है, एक दूसरे से अगुणित हो जाती है, और फिर से जब इनका संलयन हो जाता है तो ये द्विगुणित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण आपका दिया गया है कि मनुष्य में द्विगुणित कोशिकाओं में जो आपके 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि युग्मकों में केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। तो जो युग्मक होते हैं उनमें केवल 23 है, लेकिन यदि आप द्विगुणित कोशिकाओं में देखेंगे तो उसमें 42 है। क्यों? क्योंकि यही युग्मक जब नर युग्मक यदि मादा युग्मक से और मादा युग्मक यदि नर युग्मक से मिल जाएगा तो ये 23 का डबल हो जाएगा, 23 मिलकर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये अर्धसूत्री विभाजन आखिर होता क्या है, जिसके बारे में हम लोगों ने उस समय से देख रखा। ओके, तो यह प्रक्रिया लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए, जिससे नए जीव में नए जो गुण होंगे उनमें द्विगुणित गुणसूत्र संख्या फिर से स्थापित हो सके। यानी कि वही जो हम लोगों ने देख रखा था कि यह जनन के लिए आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि यदि आधा आधा रहेगा ही नहीं तो मिलने के बाद पूरा कैसे बनेगा। ठीक, तो वही होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। अब यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या के बारे में दिया गया, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिससे युग्मकों में केवल एक गुणसूत्र सेट रह जाता है। ठीक है, यही बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि आपका युग्मकों का निर्माण आखिर होता कैसे। तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 अगुणित युग्मक बनते हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें कितने आपके युग्मनज बनते हैं, 4 अगुणित युग्मनज बनते हैं, और यहीं चल के आके आपके लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला ये है कि आखिर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसका महत्व क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है। ठीक, तो थोड़ी सी चीजें तो हम लोग भी पहले जान रखे हैं। देखिए उसको लिखना कैसे है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्धसूत्री विभाजन यानी कि जो म्योसिस होता है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो द्विगुणित कोशिकाएं होती है वो अगुणित युग्मकों का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये इसका एक परफेक्ट आंसर रहेगा। इस प्रक्रिया में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिससे नए युग्मकों में केवल एक गुणसूत्र सेट रह जाता है। ये भी हम लोगों ने देख रखा था। ओके, यह प्रक्रिया लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है ताकि नर और मादा युग्मक मिले तो नए जीव में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या फिर से स्थापित हो जाए। ये भी सारी चीजें हम लोगों ने देख रखा था, तो आप इसको एक सुटेबल आंसर मान सकते हैं ये आपके अर्धसूत्री विभाजन के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन में बहुत सारे फेजेस होते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया होती है। सबसे पहला अर्धसूत्री विभाजन एक होता है, सबसे पहले एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें क्या होता है, इस चरण में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिससे युग्मकों में केवल एक गुणसूत्र सेट रह जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपके गुणसूत्र होते हैं उनका क्या होता है, विभाजन हो जाता है। ओके, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, और उनमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या ये धीरे धीरे सेपरेट हो जाते हैं और गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी आधी हो जाती है। ठीक है, जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है यानी कि फिर से इसका विभाजन होता है। इस चरण में कोशिकाएं विभाजित होती हैं जिससे 4 अगुणित युग्मक बनते हैं। अब यहाँ पर जो दो आपके ये जो 2 होंगे, यहाँ पर जो आपके 2 यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो 2 अगुणित कोशिकाएं बनी हैं, अब ये दोनों दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे और 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण कर लेंगे, जनन कोशिकाओं का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो वही चीज लिखा गया है इसमें। अब क्या होगा, तो युग्मकों का निर्माण, तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 अगुणित युग्मक बनते हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, और ये जो 4 युग्मक बने हैं कहीं ना कहीं यही आपके आगे चल के लैंगिक जनन में भाग लेने वाले। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए देखते हैं, तो आज ये अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हम लोगों को यही सारी चीज जाननी थी कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं कि इन सभी टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको जानने के लिए एज ए प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर दिया गया है, चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस टॉपिक से वो ये है कि आखिर जो आपकी अर्धसूत्री विभाजन होती है उससे आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को समझाएं। तो हम लोगों ने पहले ही स्लाइड में देख रखा था कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और उसका महत्व क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली अर्धसूत्री विभाजन कोशिकाओं का विभाजन होता है जो कि आगे जनन कोशिकाओं का भाग लेती है, अगुणित जनन कोशिकाएं होती हैं, और इनका महत्व ये होता है कि अगर ये नहीं होता तो युग्मकों के मिलन के बाद द्विगुणित कोशिकाएं नहीं बनती और युग्मकों का निर्माण, युग्मनजों का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि जीवन में क्रोमोसोम की संख्या के बारे में लिखें एवं इसके कुछ उदाहरण दें। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख रखा था कि कुछ विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनके जीवन में क्रोमोसोम अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, संख्या में फ्लक्चुएशन हो सकता है, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जो आपका सबसे ज़्यादा है ओफियोग्लोसम जो है उसमें बेसिकली आपके 1260 जो टोटल आपकी वो होते हैं गुणसूत्रों की संख्या होती है वो पाई जाती है। जबकि सबसे कम किसमें पाया जाता है, तो आपका जो फल मक्खी होती है जो कि फल पे भिन्न भिन्न आती है उसमें मात्र कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है, 8 होती है। तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है, अलग अलग जानवरों पर अलग अलग जीवों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप इसको आंसर में ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि अर्धसूत्राणु एवं युग्मकों के बीच में संबंध लिखें। तो अर्धसूत्राणु बेसिकली हम लोग ने देख रखा था यहाँ पे कि अर्धसूत्राणु क्या होते हैं। अर्धसूत्राणु क्या होते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वो होते हैं मिलने के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक के बाद जो बनते हैं उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है उनकी संख्या को हम अर्धसूत्राणु कहते हैं। और जो आपका केवल किसी एक नर युग्मक या मादा युग्मक में जो आपके युग्मकों की संख्या पाई जाती है क्रोमोसोम की संख्या उसे युग्मक कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इन सभी चीजों को आप आंसर में ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन को। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है कि अर्धसूत्रीय विभाजन एवं युग्मक जनन के बारे में लिखें कि आखिर अर्धसूत्रीय विभाजन क्या होता है और इसमें युग्मक जनन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख रखा था कि जो आपका अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है वो क्या होता है और जो आपका युग्मक का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को। तो वो है हमारा कि अर्धसूत्रीय विभाजन के महत्व की व्याख्या करें, यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में आपको जो भी पता है, जो भी सारी डिफिनेशन हो गया या फिर उसका वैल्यू हो गया, उसमें स्टेप्स हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें आपको ऐड करनी है। तो जो आपका लास्ट स्लाइड था वो इसमें हम लोगों ने देखा था कि अर्धसूत्रीय विभाजन क्या होता है और उसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आज की समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।